हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं यूपीपीएससी के द्वारा पीवाईक्यू सॉल्व कराने का, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी को कवर किया है। बायोलॉजी के बाद जो दूसरा हम लोगों ने ख़त्म किया है वो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, आज हम लोग इस सीरीज के तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिकली आपका इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज को स्टार्ट किया। ओके, तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली जहाँ तक ये इस पॉलिटी की बात करें तो लगभग यूपीपीएससी में अगर देखा जाए तो एवरेज 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कभी ये नंबर घट भी सकता है, 16 से 18 हो सकता है, कभी ये नंबर 20 से 22 की रेंज में भी चला जाता है। ओके, आज के अगर पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यूज को आप उठाकर देखेंगे, यूपीपीसीएस के द्वारा लिए गए जो भी एग्ज़ाम किए गए हैं, उसमें आपको लगभग 20 प्लस ही सवाल देखने को मिलेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित। ओके, तो बेसिकली अगर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर 20 सवाल आ रहा है आउट ऑफ 150, ओके, तो लगभग ये आपका 15% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये समझिए कि 14-15% किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में अगर कोई एक सब्जेक्ट आ रहा है, अगर उस पर कमांड हो जाए तो कट ऑफ आपके जाते हैं लगभग 60 से 65% सवाल, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो 60 to 70% अगर वहाँ पे क्वेश्चन कट ऑफ की रेंज में जा रहा है, मैं अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो उसमें अगर इतना जा रहा है तो आप अगर 15% सिर्फ पॉलिटी से अगर सवाल को गेन कर सकते हैं या आंसर को मतलब आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसको, तो आप सोचिए कितना एज में जाएंगे। तो रीज़न यही है कि इंडियन पॉलिटी, इसको अगर हम लोग स्टार लगाना चाहें तो इसको 5 स्टार की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अगर यूपीपीसीएस को आके तैयारी करनी है तो वहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट जो है आपको टिप पे रखना होगा। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे ये चलेगा, इंडियन पॉलिटी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री काफ़ी टेक्निकल हो जाती है यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे ऐसे कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं जो ऑप्शनल वाले होते हैं, उनको भी करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इंडियन पॉलिटी थोड़ा ईजियर टाइप होता है। ईजियर साइड इन द सेंस ये है कि इतना भी आसान नहीं होता कि सारे के सारे आप कर ही जाएंगे जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें तीसरे सब्जेक्ट की, तो वो है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा इसी में ऐड कर दें इन्वायरमेंट, क्योंकि कुछ सवाल इससे मैचिंग, यानी आप समझिए कि एक बॉर्डर लाइन पे होता है कि वो ज्योग्राफी का है, इन्वायरमेंट का। तो बेसिकली ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को अगर मिला के देखा जाए तो लगभग यहाँ से 30 से 35 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 20 से 25 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन पॉलिटी मैंने आपको बता दिया कि 20 से 22 की रेंज में आपको सवाल आजकल पिछले 3-4 अटेम्प्ट से जो हो रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो एक और आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स। वो हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि करंट का जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वहाँ से भी लगभग ऑलमोस्ट 30 सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो स्टैटिक में अगर देखा जाए इन 3 सब्जेक्ट के अलावा तो आपका साइंस की अगर हम लोग बात करें तो साइंस से ही लगभग 15 से 18 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको मेजॉरिटी में बायोलॉजी के सेक्शन से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी आती है, बायो के बाद आपकी फिजिक्स आएगी, फिजिक्स के बाद आपकी केमिस्ट्री आती है। ये कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बायोलॉजी होगा ये तो कंफर्म है। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में डिपेंड करता है एग्जामिनर किस साल कितने सवाल फिजिक्स से उठा दिया है, किस साल कितने केमिस्ट्री से। ओके, तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। तो आप रफली अगर अनुमान लगाइए तो लगभग आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट से 80 प्लस सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर इन चारों स्टैटिक पोर्शन पे आपका कमांड हो गया तो प्रीलिम्स निकालना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो यही रीज़न है कि सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को स्टार्ट किया है, इसके बाद इन्वायरमेंट को। अब हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद उम्मीद करते हैं अगर ये खत्म हो गया तो फिर हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। ओके, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश भारत था उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किए गए थे, तो इसमें स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखा जाए तो जो एक्ट थे ना उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ एक्ट थे उनके, और उसके साथ साथ उनके कुछ फीचर्स को
यानी उस एक्ट के जो फीचर्स थे उनके बारे में हम लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, जितने भी ऑप्शन हैं उनमें जो स्पेसिफिक फीचर है उनको भी कवर करने की कोशिश किया जाएगा। ओके। और इसके अलावा जो फीचर हैं वो हैं ही, उस सवाल को सॉल्व करने के अलावा जो अलग से थोड़े से कॉन्सेप्चुअल तरीके होंगे उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक के पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है स्टूडेंट, सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ओके, यानी कहने का मतलब इसके है कि ये चार ऑप्शन देके पूछ रहा है कि बेसिकली निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था यानी सुप्रीम कोर्ट था उसकी स्थापना के प्रावधान किया गया था। तो चारों अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, पहला कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी कह रहा है चार्टर्ड एक्ट 1813 और डी कह रहा है चार्टर्ड एक्ट 1833। अगर ओवरऑल देखा जाए कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन हमें सिर्फ सवाल को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाना है, हम लोग चारों ऑप्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किसमें कौन सा फीचर बहुत ज्यादा मतलब आप कह लीजिए कि क्लैरिटी के साथ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले आपको ये समझ में आ गया कि इसी एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो कि कलकत्ता में था उसको एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, कब एस्टैब्लिश किया गया था, अगर कभी ईयर आपसे पूछ रहे तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 1774 में एस्टैब्लिश किया गया था। और जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था तो इसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एमपी। ओके, सर एलिजा एमपी साहब थे जो पहले इसके चीफ जस्टिस थे। जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस समय 4 मेंबर की बॉडी थी ये सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस साहब थे, 3 जज थे। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। कितने मेंबर थे टोटल, तो टोटल 4 मेंबर थे, 4। ओके, 4 में एक चीफ जस्टिस साहब थे जिनका नाम था सर एलिजा एमपी और एक थे आपके 3 आपके जजेस थे। ओके, तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक। ओके, हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि यही जो एक्ट है इसी के द्वारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही है जिसके द्वारा उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और सबसे पहले बनने वाले जो इंसान थे उनका नाम था, मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, पहले जो थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये 17 जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसी के द्वारा गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जो यहाँ के गवर्नर थे, वो दोनों लोग मिलकर गवर्नर ऑफ बंगाल को सबॉर्डिनेट करते थे, यानी उनकी हेल्प करते थे। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं इतने में से सवाल आपको मतलब आप सॉल्व करने के एलिजिबल कंडीशन में रहेंगे। ओके, हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो कंपनी की कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थी उसको ये डिस्टिंग्विश करने का काम यानी अलग अलग कर दिया था। यानी कहने का मतलब है कि इट डिस्टिंग्विश्ड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी, पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। ओके, तो इसको दो अलग अलग बॉडी देखती थी। अगर हम लोग पॉलिटिकल मैटर की बात करें तो पॉलिटिकल मैटर को जो बॉडी देखती थी उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 6 मेंबर की बॉडी थी, 6 मेंबर इसमें थे। ओके, यानी 6 मेंबर की जो बॉडी थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो कंपनी की जो पॉलिटिकल मैटर थे ना उसमें इंटरफेयर करती थी। और जो कॉमर्शियल की अगर हम लोग बात करें कि कॉमर्शियल जो फंक्शन था उसको कौन करता था, तो आपका उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
जो ये बॉडी थी, ये कॉमर्शियल फंक्शन को आप कह लीजिए कि उसमें हेल्प करती थी। ओके। और जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है ना, ये इसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो इतने कुछ पॉइंट हैं जो कि इसमें आपको देखना है। अब हम लोग बात करते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। अगर चार्टर में यहाँ थोड़ा रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ओके, कोई नहीं, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ आइएगा। ओके, चार्टर्ड एक्ट 1813 की अगर हम लोग बात करें, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही वो एक्ट है जिसके द्वारा एजुकेशन के फील्ड में 1 लाख रुपया पर साल देने की बात की गई थी। यानी कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपी पर ईयर। ओके, किस फील्ड में? एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए हर साल देने की बात, यही जो एक्ट है इसी के द्वारा दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड, उसको खत्म कर दिया गया था, ओवर ट्रेड। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी की मोनोपोली थी किस पे? ट्रेड ऑफ टी, चाय की जो ट्रेड थी उसको, ट्रेड विद चाइना, यानी चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसको कंटिन्यू रखा गया था। कहने का मतलब है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा ही जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड पर, उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चाय का जो ट्रेड हो रहा था उसका और चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसका, इन दोनों को कंटिन्यू रखा गया था। इसी एक्ट के द्वारा जो इंग्लिश मिशनरी थी उसको भारत में आके काम करने की परमिशन दे दी गई थी। किसको? इंग्लिश मिशनरी। जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, इंग्लिश मिशनरी, इंग्लिश मिशनरी को भारत में आके काम करने की परमिशन इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था। ओके, तो इतना बेसिक पॉइंट अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं कि यही एक्ट है जो कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करती थी टैक्स को इम्पोज करने के लिए, अगर जो न दे उसको पनिशमेंट करने की भी वो पावर देती थी। कौन सी एक्ट? चार्टर्ड एक्ट 1813। ओके, हम लोग ऑप्शन डी पे चलते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्ट है बेसिकली ऑप्शन नंबर डी वाला, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यही इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको आगे चल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर सवाल में ये यूपीएससी में पूछ रखा है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और जो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब बने थे। ओके, बेंटिक, वहां पे लॉर्ड विलियम हास्टिंग साहब थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसी एक्ट के द्वारा, चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा ही एक लीगल मेंबर को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड कर दिया गया था। उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो गवर्नर जनरल की थी उसमें 3 मेंबर थे, लेकिन चौथा मेंबर के रूप में एक लीगल मेंबर जो कि लॉ से रिलेटेड यानी जो नियम कानून की बातें करता था उसको ऐड कर दिया गया था। और पहली बार जो लीगल मेंबर के रूप में ऐड किए गए थे उनका नाम था मैकाले। ओके, तो पहली बार मैकाले साहब को लीगल मेंबर बनाया गया था गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ 4th मेंबर। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और यही जो है ये मतलब ये 1833 वाला जो एक्ट है ये कंपनी की मोनोपोली ट्रेड विद चाइना को भी खत्म कर दिया था। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यही जो एक्ट है ये चार्टर्ड एक्ट 1833, इसी के द्वारा पहली बार सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझाने की कोशिश किया वो भी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट मैचिंग के बारे में कह रहा है। 2 लिस्ट दे रखा है उसको मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, तो
एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमें सबसे इजी लग रहा है, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इसको 1774 में बना दिया गया था। तो बी को अगर हम एक से मैच कराएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बाकी भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जितना सॉल्व किया उसी में से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो एक का आपका दो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन दोनों को इस्टेब्लिश किया गया था। दोनों जो कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे उनकी देखभाल करते थे। ओके, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया की बात करें तो ये भी हम लोगों ने देखा है। तो बेसिकली आपका अगर सी की बात करें तो ये चार्टर्ड एक्ट 1813 की बात करता था। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर एज गवर्नर जनरल काउंसिल की बात करें तो ये 1833 वाला है। ओके, तो ये चारों अगर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं ये पिछले वाले सवाल से ही मिलते जुलते सारे ऑप्शन थे, इसमें यहाँ ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। ओके, और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, बाई विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइना। अभी हम लोगों ने देखा तो ये कौन सा था आपका, ये आपका है चार्टर्ड एक्ट 1853। इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन ये कंटिन्यू किसके द्वारा हुआ था, बेसिकली ये चल रहा था। तो ये अगर आप देखेंगे तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये गलत हो गया है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। ये आपका ये नहीं होगा आंसर, इसका आंसर होगा आपका एबॉलिश किया गया था। जो हम लोगों ने अभी अभी देखा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813। उसके द्वारा एबॉलिश किया गया था क्या, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड, लेकिन एक्सेप्ट टी और चाइना के द्वारा। तो ये जो खत्म किया गया था ये 33 के द्वारा, लेकिन ये जो ओवर ट्रेड की बात कर रहा है ये बेसिकली 1813 के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, और अगर ये चाइना और चाय की बात करता तो ये 1833 वाले ऑप्शन में आ जाता, इसके द्वारा इसको खत्म किया गया था। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा 1833 53, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन था गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का, उसको पहली बार ये सेपरेट कर दिया था। कौन, ऑप्शन नंबर सी वाला 1853 वाला एक्ट। ओके ओके, और यही जो एक्ट है चार्टर्ड एक्ट 1853, इसके द्वारा यही पहली बार ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओपन कंपटीशन सिस्टम किससे संबंधित है, सिविल सर्वेंट से, सिविल सर्वेंट्स। ओके, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा। तो ये जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल क्या है स्टूडेंट, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंट्री। ओके, तो अगर इसकी बात किया जाए बेसिकली तो ऑप्शन नंबर 4 का, तो ये चार्टर्ड एक्ट 1833 जो है इसी के द्वारा जो इंडियंस थे वो कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली पॉलिसी थी उसमें ये थोड़ा सा अपना रोल अदा कर सकते थे। ओके, पहली बार ये लोग भाग लिए थे, शेयर लिए थे। ओके, 1833-53 के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो 1858 वाला है ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय के रूप में, वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में घोषित कर दिया। ओके, बेसिकली पहली बार किसने बना था, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे जो पहले भारत के वायसराय बने थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके, और जो डबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उसको इसने खत्म कर दिया था। किसने, 1858 वाले एक्ट ने, एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ओके, और ये आगे चल करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में यहाँ शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको भी खत्म कर दिया था, यानी एंड कर दिया था। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक नई पोस्ट की स्थापना किया गया था इसी एक्ट के द्वारा, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक एडवाइजरी नेचर की बॉडी थी। इसमें टोटल 15 मेंबर थे, 15 मेंबर की ये बॉडी थी।
जो कि इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करती थी। 15 मेंबर की बॉडी थी और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करती थी। और ये जो 15 मेंबर वाली बॉडी थी, इसका इसका बेसिकली जो नेचर था वो एडवाइजरी नेचर का था। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये क्या कह रहा है कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक्ट जो है ये वायसराय को ऑर्डिनेंस प्रोवाइड करने के लिए पावर देता था, ये एम्पावर करता था। मैं यहां लिख दे रहा हूं, एम्पावर्ड वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। लेकिन एक शर्त थी कि नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा कोई भी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस वायसराय पारित नहीं कर सकता था, इसकी लिमिटेशन थी। लेकिन ये इसी एक्ट के द्वारा इसको मतलब एम्पावर किया गया था वायसराय साहब को कि आप ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो इंडियन प्रेसिडेंट को ये रोल मिला हुआ है, जो कि आर्टिकल 123 में आपको देखने को मिलेगा। भारत के जो राष्ट्रपति साहब हैं सर या मैम, उनको आर्टिकल 123 के द्वारा ऑर्डिनेंस पारित करने का अधिकार मिला हुआ है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर ऑफ डिस्कस द बजट। तो ये भारत के जो लोग थे वो बजट के बारे में किसके द्वारा डिस्कस कर सकते थे? तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यही एक्ट है जो कि आप समझिए कि काउंसिल को पावर देता था कि बजट पे आप डिस्कस कर लीजिए, लेकिन ये वोट का पावर नहीं देता था। तो कहने का मतलब है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पावर टू डिस्कस द बजट। बट यहां पे बट मैं लगा दे रहा हूं, नॉट द पावर टू वोट, पावर टू वोट। ओके, वोटिंग का पावर नहीं देता था, सिर्फ बजट पे डिस्कस करने का पावर देता था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज क्रिएटेड। भारत में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को क्रिएट करने के लिए कौन सा एक्ट जिम्मेदार है? ओके, तो अगर इसकी करेक्ट आंसर की तरफ हम लोग चलें तो अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस एबव। क्यों? क्योंकि ये दिया गया था फेडरल कोर्ट के बारे में। अगर देखा जाए तो फेडरल कोर्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसको दिया गया था, ना कि इन तीनों ऑप्शन के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसका 6 हो जाएगा आंसर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसको इस्टेब्लिश 1 अक्टूबर 1937। ओके, और अगर इसके पहले चीफ जस्टिस की बात किया जाए तो उनका नाम था सर मॉरिस गॉयर। सर मॉरिस गॉयर। ओके, ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1937 को। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो सर मॉरिस गॉयर। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज डायरकी इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। ओके, तो अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी का मतलब होता है डबल रूल, यानी एक सेंट्रल का होगा एक स्टेट का होगा, यानी प्रोविंस का होगा। उस समय प्रोविंस हुआ करते थे, तो एक सेंट्रल था एक प्रोविंस था। उन दोनों के रूल को ही डायरकी के रूप में रखा गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर ही रहे तो थोड़ा सा आर्टिकल मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में स्पेशली जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझिए एक्ट है पूरे संविधान को बनाने में। यानी अगर आज के समय में जो हम लोग संविधान देख रहे हैं अपना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी एक्ट का रोल है तो वो यही है एक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके,
तो यहाँ पे सवाल जो पूछा है वो कह रहा है कि डायरकी इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल, तो बिल्कुल सही बात है और ये इसी के द्वारा हुआ था। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोविंशियल डायरकी थी, प्रोविंशियल डायरकी जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा, इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। बेसिकली नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, माफ कीजिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहा जाता है। इसको एंड कर दिया गया था, प्रोविंशियल डायरकी को यहाँ पे खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसको ऐड किसके द्वारा किया गया था? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ओके, तो डायरकी ये प्रोविंस लेवल पे था। अब सेंट्रल लेवल पे अगर बात किया जाए तो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो 1935 के एक्ट द्वारा किया गया था। यही एक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला, इसी के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया फेडरेशन, इस फेडरेशन का जो रेगुलेटरी पावर था वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था। ओके, इसी एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था कब? अप्रैल 1937। ये ईयर आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट मंथ तो नहीं लेकिन ईयर आप ध्यान रखिएगा कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था, तो 1937 में। ओके, ऑल इंडिया फेडरेशन और बर्मा के अलावा अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, फेडरल, ये तो बात हो ही गई है पिछले वाले सवाल में। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वो इसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो मैंने आपको बता रखा है 1 अक्टूबर 1937 को। और मैंने ये भी आपको बता दिया था कि सर मॉरिस गोयल साहब जो थे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। इसी एक्ट के द्वारा जो सेंट्रल फेडरल बैंक है, सेंट्रल फेडरल बैंक, वो आगे चल करके जो आज के समय में आरबीआई हो गया है, इसी एक्ट के द्वारा उसको भी स्टैब्लिश किया गया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई ढेर सारे प्रोविजंस का पर काम किया गया था। यही रीज़न है कि भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इसी एक्ट के द्वारा मिला था। ओके, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, द्विसदन कह लीजिए। द्विसदन मतलब दो हाउस की बात कर रहा है। जैसे अगर आज के समय में देखा जाए तो अपना पार्लियामेंट है, एक आपको लोकसभा देखने को मिलेगा, एक आपका राज्यसभा, यानी दो सदन है ना, तो इसी को बोलते हैं द्विसदनात्मक। कुछ स्टेट भी भारत में ऐसे हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक अगर करंट लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम को अपनाया गया है। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये टॉपिक आएगा, जब हम लोग लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप सिंपली इतना समझिए कि बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदन, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, चाहे जैसे भी, लेकिन द्विसदन की बात कर रहा है। ओके, तो द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इसे किसके द्वारा बनाया था, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसको पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो सवाल यहाँ पे दो स्टेटमेंट देके पूछना चाह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। ये हम लोगों ने 1919 वाले में देखा था। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जाना कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन था वो 1919 के द्वारा ही आप कह लीजिए कि इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। और स्टेटमेंट दो क्या कह रहा है कि इन द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 यानी 1941 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उसमें जो भारतीयों की परसेंटेज थी वो यूरोपियन से ज़्यादा थी। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वर क्रिएटेड। यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसमें कि 120 मेंबर थे वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये एक्ट ऑफ 1990 हो गया, यानी पहला ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस सिस्टम को इस्टेब्लिश या क्रिएट किया गया था जिसमें 120 मेंबर थे। इसका नाम क्या था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ओके, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो ये बेसिकली एक तरीके का एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी थी।
ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसका जो पहले कुलाधिपति थे यानी वाइस चांसलर जो पहले थे वो बीकानेर के जो एक महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह, वो इसके पहले चांसलर थे, गंगा सिंह। ओके। और बेसिकली इसके बारे में आप इतना ही, इसकी वार्षिक अगर मतलब अगर देखा जाए तो इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? भारत के वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया जो है इसको हेड करते थे, वायसराय ऑफ इंडिया। ओके। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में, ये 2023 में पूछा था सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इन इज अ रेलिक ऑफ। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो वायसराय साहब थे वो उनको भी पावर दिया गया है, किसके द्वारा? तो इंडियन काउंसिल एक्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो एक ही जगह आपको दोनों मिल जाएगा तो याद करने में बेटर रहेगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके द्वारा जो था ये वायसराय साहब को मिला था ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। ऑर्डिनेंस के लिए किसको? वायसराय साहब को। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार मिला था। ऑर्डिनेंस किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आप दोनों ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार मिला था। ओके। अगर आज के संविधान में देखा जाए तो ये आर्टिकल 123 की बात करता है, आर्टिकल 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वायसराय को किसके द्वारा मिला गया था और प्रेसिडेंट साहब को किसके द्वारा। ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि अ फेडरल सिस्टम एंड डायरार्की एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो अगर भारत में अभी हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा काफ़ी प्रोविज़न हम लोगों ने देखा, और उसमें आपका ये भी जो दो टर्म दे रखा है, कौन कौन सा? फेडरल सिस्टम और डायरार्की एट सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके। तो कहने का मतलब इसके बेसिकली ये है कि आप चार ऑप्शन दे रखा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अपनाया गया है। तो अगर देखा जाए तो इसमें चार ऑप्शन दे रखा है। पहला कह रहा है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री, यानी देश के लिए एक लिखित संविधान। ओके। ऑप्शन बी में जो लिखा है इसका मतलब है कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि। ओके। ऑप्शन सी कह रहा है कि संघीकरण की योजना की परिकल्पना, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि विधानमंडल में आधिकारिक सदस्यों का नामांकन। तो ये चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा अडॉप्ट नहीं किया गया था? तो ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री, यानी देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान जो था वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के घटक, स्थायी घटक में नहीं था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो चार ऑप्शन दे रखा है। पूछ रहा है कि इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it gave independence to India, it envisages partition of India, it abolishes the native state। ओके। तो मैंने आपको अभी कुछ सवालों के पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे संविधान को आप कह लीजिए कि मेन सोर्स का काम करता है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इट इज द मेन सोर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीजन ये था कि इसमें बहुत ढेर सारे प्रोविजन थे जो कि हमारे संविधान में आज के समय में काफी अपनाया गया है। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? बर्मा को भारत से अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया था तो कब किया गया था, तो वो आप डेट भी मैंने आपको बता दिया था। मैं वापस इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि बर्मा को अप्रैल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अप्रैल 1937 में इसको सेपरेट कर दिया गया था। ओके। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। आज का जो ये लेक्चर था ये यहाँ तक, आज वाले टॉपिक में ये 15 सवाल अभी तक यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है।
और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और इसमें थोड़ा मगअप करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतने ढेर सारे एक्ट हैं ना, वो धीरे धीरे आपको तभी याद होगा जब आप मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप सभी लोग बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में और किसी नए टॉपिक के कुछ बढ़िया से सवालों के साथ। ओके।